तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के जो लीडर हैं, नेता हैं, तेहरान पहुंचे हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी, उनकी मौत के 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा। तो उनके जनाजे की जो रस्म है और दुनिया भर के जो नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक पूरे ईरान में अलग अलग शहरों में जो आयतुल्लाह अली खामनी हैं उनको लोग अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान में उनकी लाश को इराक भी ले जाया जाएगा, उसकी भी कहानी है। तो पूरी दुनिया की नज़र और उम्मीद है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आखिरी सफ़र में शामिल होंगे। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले 4 महीने से आयतुल्लाह अली खामनी को क्यों नहीं दफनाया गया, उनके जनाजा उनका क्यों नहीं निकला, और बीच में फिर ऐसा हो सकता था कि शायद और डिले हो जाता। इस दौरान इतनी मुद्दत तक उनकी लाश कहाँ रखी गई। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। लेकिन शायद तेहरान में जो इस वक्त पूरी दुनिया के नेता मौजूद हैं और जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, ये सब कुछ और भी आगे टल सकता था अगर इजराइल और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने मकसद में कामयाब हो जाते। 28 फरवरी को आपको याद होगा ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग की शुरुआत हुई थी, और पहले ही दिन 28 फरवरी की सुबह इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी और उनके ईरान के टॉप लीडरशिप में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद अप्रैल आते आते अब समझौते की बात शुरू हो गई थी ईरान और अमेरिका के बीच में। आपको याद होगा पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहा था। पाकिस्तान इन दोनों के बीच कड़ी बना हुआ था। अप्रैल के महीने में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचते हैं बात करने के लिए ईरान से समझौते को लेकर, जो समझौता अभी 15 जून को आखिरकार फाइनली हो गया है। लेकिन ये अप्रैल में शुरुआत हुई थी। तो अप्रैल में जेडी वेंस अपनी टीम के साथ, अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के डेलीगेशन से बात करने के लिए समझौते की शर्तों को लेकर। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन गया इस्लामाबाद, उसमें कुल 70 लोग थे और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ईरान के 2 टॉप लीडर। उनमें से एक थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और दूसरे थे ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गलबीफ। तो गलबीफ और अराक्ची ये दोनों ईरान की तरफ से अमेरिका से बात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन जब उनको इस्लामाबाद जाना था उससे पहले अमेरिका को एक इनपुट मिला, खबर मिली। खबर ये कि इजराइल ईरानी डेलीगेशन को अपना निशाना बना सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के उन नेताओं को मारना चाहती थी जो अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल हो, ताकि ये बातचीत नाकाम हो जाए, समझौता ना हो। क्यों ऐसा चाहती थी इजराइल, जबकि अमेरिका की पिट्ठू है इजराइल? तो वजह ये थी कि जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका के निशाने पर ईरान के मिसाइल और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, जबकि इजराइल के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप, ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके लीडर, ये लोग थे। वो चुन चुन कर ईरान की लीडरशिप को अपना निशाना बनाकर मारना चाहता था। और यही वजह कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई तो जो पहला हमला हुआ था वो उस जगह हुआ जहाँ खामनी मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ और टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग करने जा रहे थे। तो दोनों में फ़र्क था। जंग दोनों लड़ रहे थे, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से, लेकिन अमेरिका ने अपना निशाना बना रखा था उसके न्यूक्लियर साइट्स, उसके मिसाइल और ईरानी नेवी को, क्योंकि वो हॉर्मुज़ वाला भी मामला था। लेकिन इजराइल उधर निशाना बना रहा था ईरानी लीडरशिप को। अब इसके बाद अमेरिका अचानक, अमेरिका के ऊपर दबाव था, समझौता करना चाहता था ईरान से। बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत किसी और देश में होगी तो उसमें मीडिएटर की भूमिका में पाकिस्तान था, कतर थे और भी यूएई के कुछ कंट्री थे गल्फ़ के। लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ये बातचीत हो और समझौता हो। उसकी वजह ये थी क्योंकि इजराइल को मालूम था कि अगर समझौता होगा तो फिर जंग में जो बर्बादी हुई, अमेरिका ईरान
से सैंक्शन हटा देगा, उसके बैंक अकाउंट जो है फ्रीज जो है उसको खोल देगा, ईरान को फाइनेंशियली मदद करेगा, तो ईरान तो फिर से खड़ा हो जाएगा। उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए तकलीफ है। तो इजराइल नहीं चाहता था कि ये समझौता हो, जंग खींचे, लंबी खींचे और वो मार काट मचाता रहे। लेकिन अमेरिका समझौते के लिए मजबूर था, क्योंकि वो जंग लंबी खींचना नहीं चाहता था, खर्चा काफ़ी हो रहा था। एक तरफ वो इजराइल का भी खर्चा उठा रहा था जंगी सामान देकर। तो इसी बीच में इधर समझौते की शुरुआत हुई। इस्लामाबाद में जेडी वेंस पहुंचे और इधर ईरान से ईरानी डेलीगेशन, जिनमें लोग उनके स्पीकर और उनके फॉरेन मिनिस्टर, 70 लोगों की टीम थी। ये जब इस्लामाबाद पहुंचे उससे कुछ दिन पहले अमेरिका को इनपुट मिला कि इजराइल इस डेलीगेशन को निशाना बना सकता है और जिस प्लेन में ये सफ़र कर रहे हैं उस प्लेन को हिट कर सकता है। अभी अमेरिका के पास खबर है, अमेरिका की करीबी या दोस्ती ज़्यादा इजराइल से है, ईरान से तो जंग लड़ा था, लेकिन अमेरिका को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर पता नहीं कब तक गल्फ़ में और ईरान के साथ जंग लंबी खिंचती जाएगी, लड़ते जाएंगे। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो लोग बीच में भूमिका निभा रहे थे मीडिएटर की, जैसे कतर, पाकिस्तान और ईरान के एक और दो दोस्त मुल्कों को धीरे से ये खबर दे दी कि आपकी जो डेलीगेशन की टीम है उसको मोसाद निशाना बना सकता है, उस प्लेन को उड़ा सकता है। तो उन्होंने एक तरह से वार्न किया ईरान को कि आप अपनी सेफ्टी देखिए। जैसी ये खबर मिली तो अब अप्रैल में ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान को भी खबर मिली अमेरिका से। तो हुआ ये कि जैसे ही ईरानी एयर स्पेस से, ईरान के आसमान से उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके स्पीकर और 70 लोगों का डेलीगेशन उड़ेगा और ईरानी एयर स्पेस की सरहद जैसे ही ख़त्म होगी, वहाँ से पाकिस्तान के फाइटर जेट इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि इजराइल उस प्लेन पर कोई हमला ना कर सके। और यही हुआ। जब ये उड़े तो ईरानी जो फाइटर जेट थे वो ईरानी डेलीगेशन के प्लेन को चारों तरफ से कवर कर इस्लामाबाद तक उतार कर सुरक्षित ले आए। इसके बाद जेडी वेंस से बातचीत हुई। हालांकि शुरुआती दौर की बातचीत ही बहुत कामयाब तो हुई नहीं, लेकिन अब वापसी का खतरा था कि अब वापसी में फिर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि खबर अमेरिका ने दी थी कि इजराइल निशाना बनाएगा। अब वापसी में भी प्लेन उड़ा ईरानी डेलीगेशन का, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके स्पीकर बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ से उड़े इस्लामाबाद से। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने फिर से इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद अब पाकिस्तानी फाइटर जेट का ये था कि वो ईरान की सरहद से पहले ही, यानी ईरानी एयर स्पेस से पहले ही उसको मुड़ जाना था। एक बार प्लेन ईरान की सरहद में दाखिल हो गया तो फिर कोई फाइटर जेट का मतलब भी नहीं बनता है। तो पाकिस्तान ने यही किया। उनके फाइटर जेट जैसे ईरान की वायु सीमा में, एयर स्पेस में ईरानी डेलीगेशन का प्लेन इंटर करता है, उनके फाइटर जेट वापस मुड़ते हैं और अपने वापस बेस पर पहुंच जाते हैं। इधर मोसाद ने दूसरा प्लान बना रखा था। उसने पहले से ही ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ कर रखी थी। उसे पता था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट यहाँ तक आएंगे, लेकिन ईरान के एयर स्पेस में दाखिल नहीं होंगे और ईरान का एयर स्पेस उन्हें खाली मिलेगा। तो जैसे ही उस खाली जगह पे होंगे उस प्लेन को मार गिराएंगे जिसमें डेलीगेशन बैठा हुआ जो अमेरिका से बातचीत कर रहा। और ये मेन टॉप लीडरशिप थी ईरान की, क्योंकि जंग में ज़्यादातर मारे गए थे। तो अब फाइटर जेट पाकिस्तान का लौट चुका है, डेलीगेशन को प्लेन जो है वो अब ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। अचानक ईरान की एयरफोर्स को भनक लग जाती है रडार पर कि दुश्मन का जहाज़ है जो शायद हमला कर सकता है। जैसी ही खबर मिली, प्लेन में 70 लोग सवार थे। तेहरान की बजाय इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हुक्म हुआ और ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे करीब जो ईरान का शहर है मशहद, वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। मशहद वही जगह है जहाँ आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का अपना घर है और जहाँ 9 जुलाई को उन्हें दफनाया जाएगा। उसी मशहद में इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद सारे डेलीगेशन में शामिल लोग उतरे, फिर उन्हें ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में वहाँ से बाई रोड 8 घंटे का सफ़र तय कर ईरान पहुँचाया गया, तेहरान।
ईरान की राजधानी। अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग न होती तो शायद उस दिन प्लेन को इजराइल और मोसाद हिट कर चुका होता और ये बातचीत डिरेल हो जाती। ना अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता और ना अब 4 महीने बाद जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जनाजा निकलना है, जो उनको दफनाना है, शायद ये सारी रस्में भी अभी नहीं होती, क्योंकि हालात अब बिगड़ चुके होते। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर मदद की और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका को पता था कि अगर ईरान के ये 2 टॉप लीडर यानी कि वहाँ के स्पीकर लोकसभा के मोहम्मद गलवीफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, इनको कुछ हुआ तो फिर कोई बात करने वाला वैसा लीडर भी नहीं है वहाँ पर, और फिर अफरा तफरी होगी। और ईरान के अंदर अगर अफरा तफरी हुई तो सबसे नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ईरान फिर गल्फ को नहीं छोड़ेगा, जो उसने इस जंग के दौरान दिखाया, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस है और जो अमेरिका के दोस्त देश। तो इस तरीके से अमेरिका ने यह खबर देकर एक बड़े खतरे को टाल दिया। अब उसके बाद 15 जून को आखिरकार यह समझौता तय होता है फ्रांस में। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में बात होती, ईरानी डेलीगेशन और यही लोग थे। फिर जब बातचीत फाइनल हुई तब स्विट्ज़रलैंड में भी जो बातचीत हुई उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची थे और स्पीकर जो थे गलबीब साहब थे। 3 लोगों के बीच बातचीत फाइनल होने के बाद 15 जून को समझौता हुआ, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और जिस पर ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया। और इस समझौते के बाद ही पहली बार 4 महीने से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से उनकी लाश जो रखी हुई थी, अब ये तय हुआ कि समझौता हो गया तो अब कोई जंग तो अभी होगी नहीं, कोई बम तो गिरेगा नहीं। तो फिर उनकी आखिरी रस्म की तैयारी शुरू की गई। इससे पहले 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हुई थी तब पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया था। इसके बाद जनरल सुलेमान कासमी की जब बमबारी में मौत हुई तब भी ईरान और तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए थे। खुमैनी के आखिरी सफ़र में आयतुल्लाह अली खुमैनी के करोड़ों लोग शामिल थे और उस वक्त भीड़ में कुछ भगदड़ बजी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। यही अंदाज़ा इस बार भी था कि कम से कम 2 करोड़ से कम लोग नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा ही लोग ख़ामनेई के आखिरी सफ़र में शामिल होंगे, और इसीलिए 4 महीने तक इस रस्म को रोक कर रखा गया, क्योंकि ईरान के लोग जज्बात और दिल से जुड़े हुए अपने सुप्रीम लीडर से। तो अब एक मुश्किल ये भी थी कि उनकी लाश को इतने वक्त तक कहाँ रखें, और ये मुश्किल थी एक वजह से। इस्लाम में किसी बॉडी को, डेड बॉडी को, लाश को, वो जो एम्बामिंग करते हैं, लेप लगाकर, कोई भी केमिकल लेप लगाकर ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित या महफूज रखना गलत माना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर किसी की मौत हुई तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दफना दें, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। लेकिन केमिकल और ये सारी चीज़ें लगाकर आप बॉडी को रखना गलत माना जाता है। तो फिर 4 महीने तक बिना एम्बामिंग के कैसे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की लाश को संभाल कर रखा गया, आज तक किसी को पता नहीं है कि पिछले 4 महीने से यानी कि 28 फरवरी के बाद से उनकी लाश कहाँ रखी थी। और उसकी एक वजह थी, ख़तरा ये था कि अगर वो पता चल जाए तो फिर शायद वहाँ पे भी बमबारी हो जाए। दूसरी बात ये भी थी कि जब 28 फरवरी को इजराइल ने बमबारी की जिस बंकर में जहाँ पर वो थे, तो वो उस तरह का बॉम्ब था जिसने अंदर जाकर भी तबाही मचा दी थी। और उस दिन जो लोग मारे गए थे ख़ामनेई के साथ, उनमें से बहुत सारे लोगों की लाश की पहचान भी नहीं हुई थी, बाद में DNA टेस्ट कराया गया था। तो एक खबर ये भी थी कि शायद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की लाश पूरी तरह से ठीक नहीं थी। फिर भी उसके बाद सहेज कर उसे रखा गया एक किसी गुप्त जगह पर, ईरान की सैन्य या आर्मी जो हॉस्पिटल है उनमें कहीं पर, बिल्कुल, और सिर्फ 2-4 लोगों के अलावा किसी को जानकारी नहीं। अब चूंकि एम्बामिंग यानी लेप लगाकर या केमिकल लगाकर लाश को रखना और वहाँ के धार्मिक गुरु के लिए ये तो और भी गलत था। तो इसीलिए जो अमेरिकन मीडिया है उनके सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि इन 4 महीनों में उनकी लाश कोल्ड स्टोरेज में रखी गई। और ईरान में ऐसे बहुत सारे हैं हॉस्पिटल के अंदर भी जहाँ 4-5 महीने तक आप डीप रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को सहेज कर सुरक्षित रख सकते हैं।
कहाँ रखी गई मालूम नहीं, लेकिन रखा गया कोल्ड स्टोरेज में। जब शांति का माहौल आ गया, समझौता हो गया, जंग रुक गई, तो इसके बाद फिर ये पूरा प्लान बना उनके आखिरी रस्म का, क्योंकि दुनिया भर से लोग आने वाले थे। हमारे भारत से भी हमारे स्टेट फॉरेन मिनिस्टर और बिहार के गवर्नर, ये 2 लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तेहरान में, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उसी तरह से दुनिया के और भी तमाम देश के लोग हैं, लेकिन एहतियात भी बढ़ती जा रही है। हज़ारों वहाँ के ईरान के आर्मी के लोग, 1.5 लाख से ज़्यादा ईरानी पुलिस, खुफिया विभाग, इन सारे लोगों को तैनात किया गया है 9 जुलाई तक। 3 तारीख से ये शुरू हुआ है आखिरी रस्म का पूरा सिलसिला, और 9 जुलाई को मशहद में, जो खामनी जहाँ पैदा हुए, वहीं उनके अपने घर में, यानी कि उस शहर में उन्हें दफनाया जाएगा। 3 जुलाई को जो पहली बार तेहरान में जो सबसे बड़ी वहाँ मस्जिद है, वहाँ पर रखा गया लोगों के लिए कि लोग आए और वहाँ पर उनको अपनी खराज अकीदत या जो भी पेश कर सकें उनके लिए। 3 जुलाई को वीवीआईपी बहुत सारे जो दुनिया भर के आए उनके लिए भी है कि आप आइए और वहाँ अपने अपने देश की तरफ से आप कीजिए। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में आखिरी सफ़र की शुरुआत होगी, मतलब वहाँ से उनका जनाजा निकलेगा 6 जुलाई को। 7 जुलाई को फिर वहाँ एक और शहर कुम ले जाया जाएगा, वहाँ पर ये आखिरी सफ़र शुरू होगा। 8 जुलाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामनी की लाश ईरान से बाहर निकालकर इराक ले जाना है। इराक, नजफ और करबला में। अब इसकी वजह यह है कि जो नजफ और करबला है, ये बड़ी मान्यता है मुसलमानों के लिए, शिया मुसलमानों के लिए। मक्का मदीना के बाद अगर जो सबसे पाक जगह है वो नजफ और करबला मानी जाती है, इसलिए कि नजफ में हज़रत अली और करबला में हसन और हुसैन, इनके मकबरा हैं, और इसीलिए आयतुल्लाह अली खामनी को वहाँ तक ले जाया जाएगा। इसके लिए इराक की सरकार से भी बात हुई, इराक के नुमाइंदे भी पहुँचे ईरान, दोनों के बीच बात हुई। हालांकि एक वक्त था जब दोनों दुश्मन थे, लेकिन ईरान ने इराक की तारीफ़ की, इराक ने ईरान की तारीफ़ की, और वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में शिया रहते हैं इराक में, तो वहाँ पर भी इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसके बाद फिर 9 जुलाई को अली खामनेई की लाश उनके घर यानी मशहद पहुँचेगी, और मशहद में फिर उन्हें वहाँ दफनाया जाएगा। जो आखिरी, मतलब 8वें जो शियाओं के इमाम हैं, इमाम रज़ा, उन्हीं के बराबर में उन्हें दफनाया जाएगा। अली खामनेई के साथ 28 फरवरी को जब इज़राइल ने बम बरसाया था, तब उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती, इनकी भी मौत हुई थी। और इसीलिए जो जनाजा है उनका, खामनेई का, उसके साथ उनकी पोती की भी एक तस्वीर लगी हुई है। तो उम्मीद यही है कि ये 9 जुलाई तक चुके 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान और तेहरान में ऐसा कुछ ना हो जिससे फिर से हालात बिगड़े। और ख़बर ये भी आ रही है कि ईरान ने बाकायदा इज़राइल को वार्न किया है कि इस मौके पर, इस वक्त, और चूँकि अब समझौते की बात हो चुकी है, अगर कुछ भी तुमने गड़बड़ किया तो फिर ठीक नहीं होगा। हालांकि इज़राइल अभी समझौते से नाखुश है और वो बस मौके की ताक में है कि मौका मिले और वो फिर से कुछ करे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि शांति और समझौता रहे। और इस मामले में अमेरिका और इज़राइल के बीच भी अनबन चल रही है। तो खैर, देखते हैं क्या होता है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे, वैसे कल संडे रात 11 बजे आप देख सकते हैं आज तक पर क्राइम कहानी आप शम्स, और कहानी के साथ मंडे रात 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।